हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीन जर्नल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्राची। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज हम इस पूरे वीडियो में ये समझेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रिंसिपल क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए ना, वो ये होता है कि अगर किसी भी प्रोसेस से हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया या प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया या आरएनए को आइसोलेट कर लिया, अब उस सैंपल को साइंटिस्ट कंपेयर कैसे करते हैं? ठीक है, पैटर्निटी टेस्टिंग में जब हम डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं तो उस डीएनए को कैसे कंपेयर किया जाता है? कोई जेनेटिक रिसर्च में हम कोई डीएनए को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका कंपैरिजन कैसे होता है? ये क्वेश्चन का आंसर है कि हम वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, वो होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस पूरे वीडियो में जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं वो ये है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या रहता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है और उसकी एप्लीकेशन यानी उसके इम्पोर्टेंस क्या है साइंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लैबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी डीएनए या आरएनए या प्रोटीन के मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास डीएनए आइसोलेटेड डीएनए का सैंपल है, अब उस डीएनए में मल्टीपल साइज के कॉपी नंबर प्रेजेंट हैं, राइट? कुछ के बेस पेयर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ के बेस पेयर बहुत कम हो सकते हैं। तो उन सारे बेस पेयर को हम उनके साइज के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करेंगे? तो वो टेक्निक जो यूज़ करेंगे वो कौन-सी टेक्निक होगी? वो होगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक। तो हमारा सैंपल साइज के बेसिस पे भी सेपरेट होगा और हमारा सैंपल अपने चार्ज के बेसिस पे भी सेपरेट होगा। हर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का खुद का एक चार्ज होता है, ईदर इट्स पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव, राइट? तो अगर हमारे मॉलिक्यूल का चार्ज पॉजिटिव है तो वो एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड जो कैसे मूव करेगा वो मैं आगे समझाऊंगी, मूवमेंट होगा। अगर हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चार्ज नेगेटिव है तो वो भी एक सर्टेन एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। और इसमें मॉलिक्यूल किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं? या तो साइज़ के बेसिस पे या तो चार्ज के बेसिस पे या दोनों के बेसिस पे, राइट? तो अब इसमें हम एक तरह का जेल यूज़ करते हैं, एक तरह का मैट्रिक्स यूज़ करते हैं जो कि काम करता है मॉलिक्यूलर सीव की तरह। अब मॉलिक्यूलर सीव का मतलब होता है कि ऐसा एक मीडिया आप ले रहे हो, एक ऐसा मीडियम आप ले रहे हो जो कि मॉलिक्यूल को उनके साइज़, जैसे आप छन्नी यूज़ करते हो ना, तो छन्नी में क्या रहता है कि जब आप चाय बना रहे हो तो चाय में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो जैसे ही आपने एक सीव का यूज़ किया तो आपने लिक्विड को अलग कर लिया और डेंस मॉलिक्यूल को उसी में आपने इकट्ठा कर लिया, राइट? तो ऐसे ही वो जेल काम करता है। वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल्स को उनके मूवमेंट के लिए, राइट? और इस मीडिया में मॉलिक्यूल मूव कैसे होते हैं? फ्रॉम लार्जर फ्रेगमेंट टू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, राइट? तो ऑब्वियसली अगर कोई 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो लेट्स कंसीडर कि हम ना 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। एक मॉलिक्यूल है हमारा ए, मॉलिक्यूल ए, और दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं जो कि है हमारा बी, ओके? तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, एक है मॉलिक्यूल ए और एक है मॉलिक्यूल बी। अब आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल ए का जो साइज़ है, वो कितना बड़ा है, राइट? और मॉलिक्यूल बी का साइज़ कितना बड़ा है। तो जो हेवी मॉलिक्यूल है, जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, उसका मूवमेंट हमेशा कैसा रहेगा? उसका मूवमेंट हमेशा स्लो रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत हेवी है। जिसका वेट ज़्यादा, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा, जो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हेवी है, उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही स्लो होगा, राइट? और जो मॉलिक्यूल हमारा बहुत स्मॉलर वेट का है, जिसका बेस पेयर का नंबर बहुत कम है, उसका उस मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा? बहुत फास्ट रहेगा, बहुत तेज़ रन करेगा। किस पे? जो जेल मैट्रिक्स का मीडिया हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो ये डेफिनेशन हो गई कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फोरेसिस एक लैबोरेटरी टेक्निक है जो कि किसी भी तरह के मिक्सचर को उनके साइज़ या उनके चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करने का काम करती है। इसमें हम एक तरह का मैट्रिक्स, एक तरह का मीडिया यूज़ करते हैं जो कि एक जेल के फॉर्म में रहता है और वो मॉलिक्यूल को लार्जर फ्रेगमेंट से स्मॉलर फ्रेगमेंट के बेसिस पे अरेंज कर देता है, ठीक है? उसको सेपरेट कर देता है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, वो ये है कि
rate of migration is inversely proportional to the logarithm of molecular weight। अब ये बात का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। अब किसी भी चीज का, किसी भी मॉलिक्यूल का मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है तो उसका जो मूवमेंट है वो कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत कम है तो उसका मूवमेंट फास्ट होगा। इस बात का यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है ऑपोजिट। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वो धीरे धीरे मूव करेगा, और मॉलिक्यूलर वेट बहुत हल्का है, बहुत कम है, तो वो उसका मूवमेंट बहुत जल्दी रहेगा, ठीक है। अब हम डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए कैसा होता है, डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, तो डीएनए में हमेशा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, राइट। तो डीएनए हमारा कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो अब क्या होता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, तो ये हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। व्हाई, बिकॉज एनोड इज पॉजिटिव, राइट। तो हमेशा ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, राइट, कूलाम्स लॉ। तो नेगेटिव से हमेशा किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो आप हमेशा याद रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर आपको कंफ्यूजन होता है एनोड और कैथोड में, तो आप एक ट्रिक रख लो कि नेगेटिव में एन आ रहा है तो वो एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो एनोड ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि डीएनए हमारा जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज क्यों रहता है। तो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज इसलिए रहता है क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फेट बैकबोन होता है। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जो कि मैं आगे किसी वीडियो में कवर करूंगी जरूर, तो उसमें हम ये समझेंगे कि डीएनए में फॉस्फेट बैकबोन उसको नेगेटिव चार्ज क्यों देता है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, और वो किस वजह से होता है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट आयंस होते हैं, राइट। अब उसके बाद एनोड जो होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो ऑपोजिट ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और डीएनए नेगेटिव होता है, इस वजह से वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन समझ लिया, और ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, ऐसे ही क्यों मूव कर रहा है, ये सारी चीजें समझ ली। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम थोड़े से बेसिक्स देखेंगे कि एक्चुअली ये सब चीजें कैसे काम कर रही हैं। एक्चुअली ये सब चीजें जब आप लैब में करोगे तो आपको क्या क्या चीजें नोटिस करनी रहेंगी, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी रहेंगी, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक्स में हम ये देखेंगे कि जो डीएनए का मूवमेंट हो रहा है वो सबसे पहले किधर हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। ऐसी फील्ड में जहाँ पे हम एक सर्टेन वोल्टेज दे रहे हैं, जहाँ पे हम सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो बेसिस में जो रिजॉल्व हो रहे हैं, जो सेपरेशन हो रहा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा जेल रहता है, अब हमको ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारा इधर हमारा सैंपल चार्ज होना चाहिए, और हमारा जो हम एनोड से कैथोड की तरफ रन करा रहे हैं चार्ज उसमें होना चाहिए, राइट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी जेल हम यूज कर रहे हैं ना वो इनर्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो भी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा जो जेल है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो मूवमेंट किसके बेसिस पे होता है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स होता है, जो कि हमारे कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, या तो हमारा एनोड होता है या तो हमारा कैसा होता है, कैथोड होता है, राइट। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं। अब जो हमारी मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करने की कैपेसिटी। तो वो जो मोबिलिटी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, वो मास पे डिपेंड करती है, जो कि मैंने पीछे समझा दिया कि अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज्यादा है तो उसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, बहुत कम होगा, सिंपल सी बात है। जो कि आप जनरल वे में भी समझ सकते हो। कोई हैवी इंसान है तो वो बहुत धीरे भाग पाएगा, बट अगर कोई बहुत पतला इंसान है, बहुत फिट इंसान है, तो उसका रन का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा। उसी जगह पे अगर कोई बहुत मोटा इंसान है, उसका रन कैपेसिटी कैसा होगा, बहुत स्लो होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस भी ऐसे ही काम करती है कि हमारा मूवमेंट हम किधर करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में करा रहे हैं। किस बेसिस पे हम करा रहे हैं, तो साइज और चार्ज के बेसिस पे करा रहे हैं। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि जो भी मैट्रिक्स, जो भी मीडिया यूज कर रहे हैं सैंपल को रन कराने के लिए, वो इनर्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। मूवमेंट हो किधर की तरफ रहा है, इलेक्ट्रोड से कैथोड की तरफ रहा है। और मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है मास पे, राइट। तो इतना बेसिक्स क्लियर हो गया, अब अगले में बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, सॉरी,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कौन कौन से रीजेंट्स को यूज करते हैं। तो रीजन नंबर 1 जो यूज होगा वो होगा एग्रोस जेल। हमारे पास एक जेल बनाने के लिए एक पाउडर होता है, व्हाट इज दैट इज एग्रोस जेल पाउडर, ठीक है। तो इसको हम जेल बना के इसी पे अपना सैंपल को रन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या यूज करते हैं, फिर हम सुक्रोज यूज करते हैं। तो सुक्रोज बेसिकली लोडिंग डाई की प्रिपरेशन में यूज होता है, बट आप उसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जब मैं सीडीएफडी में अपना काम कर रही थी, अपना प्रोजेक्ट कर रही थी, तब वहां पे मैंने सुक्रोज पर्सनली नहीं यूज किया था, राइट। तो किसी भी तरह का कोई सुक्रोज मैंने नहीं यूज किया था, आप इसको स्किप कर सकते हो बट यूज भी कर सकते हो। इसके बाद फिर क्या, आपके पास ट्रेस एचसीएल होना चाहिए, जो कि रनिंग बफर का कॉम्पोनेंट होता है, जो कि एज अ रनिंग बफर में आपको बहुत जरूरी रहता है। इसके बाद आपके पास एक डीएनए लैडर होना चाहिए। डीएनए लैडर क्या होता है, डीएनए लैडर आपका बने बनाए डीएनए आते हैं, जो कि जिनके बेस पेयर अरेंज रहेंगे, कि मान लो ये 100 है, ठीक है, ये 100 हो गया हमारा, ये 100 बेस पेयर हो गया, ये कितना हो गया, 100 हो गया। इसके बाद मान लो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल में समझा रही हूँ। तो ये साइज के बेसिस पे अरेंज है, ठीक है। तो डीएनए लैडर एक बेसिकली रेफरेंस सैंपल होता है, एक कंपैरिजन के लिए, हम कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए इसको यूज करते हैं। ये मार्केट में बने बनाए आते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लो हमने ये सैंपल एक रेफरेंस यूज किया, तो अगर हमारा डीएनए यहाँ पे आके रुक रहा है, इसका मतलब ये वाला डीएनए डीएनए जो है ना, इसका बेस पेयर कितना होगा, 100 बेस पेयर होगा। अगर कोई यहाँ पे आके रुक रहा है, तो इट मीन्स ये 100 से 50 के बीच का होगा। तो उसी के बेसिस पे हम उन चीजों को कंपेयर करते हैं। फिर हम डाई भी यूज करते हैं, जो कि होती है इथिडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर डाई होती है, जो कि हम जेल को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। आप ये ध्यान रखना कि सैंपल को स्टेन करने के लिए नहीं यूज कर रहे। ईटीबीआर हम किसको स्टेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, जेल को एग्रोस जेल को यूज करने के लिए स्टेन कर रहे हैं। फिर हम ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई यूज करते हैं, जो कि ट्रैकिंग डाई होती है डीएनए को ट्रैक करने के लिए। तो वो आप सैंपल के साथ लोड करते हो। कैसे लोड करते हो, कैसा दिखता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ओके। तो थोड़ा सा मैं आपको ईटीबीआर के बारे में बता दूं, क्योंकि ये बहुत हैजार्डस सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करना है, ये कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीजें मैं इस स्लाइड में डिस्कस करूंगी। तो ईटीबीआर जो होता है ना, वो एक फ्लोरिसेंट डाई होता है, ठीक है, जो कि कॉमनली हर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स में यूज होता है, स्पेशली जब हम डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, हम जेल को स्टेन कर रहे हैं, तो हम इसको डीएनए को विजुअलाइज करेंगे कि हमारा डीएनए किधर मूव कर रहा है, मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, राइट। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, C21H20 ब्रोमीन एंड 3 नाइट्रोजन्स। तो ये ईटीबीआर का फॉर्मूला होता है। अपीयरेंस कैसा रहता है, कैसा दिखता है ईटीबीआर, तो रेडिश ऑरेंज कलर का पाउडर होता है, या अगर आपकी लैब में ईटीबीआर बना के रखा होगा, तो आप एक बॉटल में देखोगे बहुत डार्किश ऑरेंज कलर का लिक्विड है, दैट इज ईटीबीआर। बहुत डेंजरस सब्सटेंस होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। आजकल लेबोरेटरी में इसके अल्टरनेटिव्स भी आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत कैंसरस सब्सटेंस है, तो साइंटिस्ट इसको अवॉइड करते हैं यूज करना, राइट। तो इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं, बट आज भी बहुत कोल्ड लैब्स में ईटीबीआर को यूज किया जा रहा है। मैंने ईटीबीआर को यूज किया है। ओके, फ्लोरेसेंस करता है। फ्लोरेसेंस कैसे करता है, कि अंडर द यूवी लाइट ये ग्लो करता है, ये शाइन करता है, और ये डीएनए से जाके बाइंड हो जाता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि ये डीएनए में कहाँ बाइंड होता है, तो ये डीएनए के माइनर ग्रुप में बाइंड रहता है। कहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, तो अगर आपसे पूछे कि डीएनए पे ईटीबीआर बाइंड तो हो रहा है, बट वो कहाँ बाइंड हो रहा है, तो डीएनए पे ईटीबीआर हमेशा उसके माइनर ग्रुप में बाइंड करेगा। फंक्शन क्या रहता है, ये इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है। इंटरकैलेटिंग मतलब ग्रुप्स में, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो ये अब ये डीएनए के माइनर ग्रुप में इंटरकैलेट कर जाएगा, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, राइट। तो बिटवीन द बेस पेयर ऑफ डीएनए ये इंटरकैलेट कर जाता है, और फिर यहाँ से वो फ्लोरेसेंस देता है यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में। और ऐसे ही हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारा डीएनए कहाँ तक मूव करा है, कैसे मूव करा है। सेफ्टी कंसर्न मैंने बताया कि कार्सिनोजेनिक होता है, म्यूटाजेनिक होता है, वेरी टॉक्सिक एंड पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक, बिकॉज इट इंटरकैलेट द ह्यूमन डीएनए एज वेल, ठीक है। तो इसके हैंडलिंग के टाइम में आप प्रिकॉशन रखिए, आप ग्लव्स पहनिए, लैब कोट पहनिए, प्रॉपर इसका डिस्पोजल करिए। ऐसे ही नहीं कि आपने कहीं भी यूज किया और उसको कहीं भी डाल दिया, बहुत हजार्डस है, बहुत डेंजरस है, तो उसका प्रिकॉशन भी आपको ठीक से लेना लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले ली टीबीआर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ओके। तो अब हम ओवरऑल प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लैब में कर रहे हैं। तो
हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एग्रोस जेल को डिसॉल्व करेंगे टीबीई बफर में। टीबीई बफर कैसे बनाया जाता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत रहेगी। कितने बफर्स होते हैं, बफर कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें भी मैं कवर करूँगी बट आने वाले टाइम में, व्हिच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमने जेल बनाया, जो कि हमने कहाँ डिसॉल्व किया, टीबीई बफर में। तो आप एक जेल को जब बनाओगे ना, तो आप टीबीई बफर में पाउडर डालोगे और उसको ओवन में जाके गर्म करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट लगता है। 1 मिनट तक आपको उसको हीट करना रहता है, फिर वो जेल जो है ना वो डिसॉल्व हो जाता है। हीट टू इट टिल इट डिसॉल्व कंप्लीटली एंड ऐड ईटीबीआर। फिर आप 1 ml, ठीक है, 1 ml, 3 ml, 2 ml तक ईटीबीआर डाल दोगे कॉर्नर से, ठीक है, और उसको मिक्स कर दोगे। ठीक है, तो आपने ईटीबीआर डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर क्या करोगे, आप उसको जेल कैसेट में धीरे साइड से आपको जेल कैसेट में वो जेल का जो लिक्विड आपने बनाया है ईटीबीआर डला हुआ, उस पे आपको साइड से डालना है ताकि बबल फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, जेल हमारा अच्छे से सेट हो जाए। जब आप जेल कैसेट में जेल को पोर कर दोगे, उसके बाद आप एक कॉम डालोगे, विच इज इंसर्ट अ कॉम टू क्रिएट अ वेल। कॉम क्यों डाल रहे हैं, कॉम हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे जेल में ना वेल्स बन जाए। उन्हीं वेल्स पे हम अपना सैंपल लोड करेंगे, इस तरह के वेल्स बन जाएंगे और उसमें हम अपना सैंपल लोड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, कीप द कैसेट इनटू इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, लोड द डीएनए सैंपल विद द हेल्प ऑफ पाइपेट विथ स्टेनिंग डाई। ठीक है, तो आपके जो सैंपल्स हैं आप उन्हीं वेल्स में लोड कर दोगे। किसकी हेल्प से लोड करोगे, पाइपेट्स की हेल्प से लोड करोगे। फिर आप सैंपल को रन करा दोगे कांस्टेंट वोल्टेज पे। ठीक है, और फिर आप उसको यूवी जेल लॉक सिस्टम में ऑब्जर्व कर लोगे। तो बेसिकली पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो सिस्टम होता है ना, वो इसी मेथड से काम करता है। आपने जेल बनाया, जेल को कैसेट में साइड से डाला, उसके बाद उसमें कॉम लगाया, कॉम के बाद जेल सेट हो गया, उसके बाद आपने अपना सैंपल लोड कर दिया और जाके बाद में यूवी जेल लॉक सिस्टम में उसको एनालाइज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन क्या रहता है, सबसे पहले बार-बार मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ, बार-बार बोल रही हूँ कि फ्रैगमेंट के सेपरेशन में यूज़ करते हैं, आरएनए के एनालिसिस में यूज़ करते हैं। जब आप जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग करोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे, फॉरेंसिक्स में आओगे, तो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करना ही करना रहेगा, उसमें यूज़ करते हैं। पीसीआर प्रोडक्ट के वेरिफिकेशन में यूज़ करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने एम्पलीफाई किए हैं, सच में एम्पलीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, किस बेस पेयर्स में हुए हैं, कितने नंबर ऑफ डीएनए में हुए हैं, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम डीएनए का क्वांटिफिकेशन कर लेते हैं, डीएनए की क्वांटिटी पता कर लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में आप चेक करते हो, जेल एक्सट्रैक्शन फॉर क्लोनिंग में आप इसको यूज़ करते हो। तो पूरे बाय मैं आपको बता रही हूँ, पूरे बायोलॉजिकल टेक्निक्स जितना भी बायोलॉजी का काम होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, आपको वो करना ही करना है। पीसीआर करना ही करना है, किसी भी सैंपल के एनालिसिस में, ये सारी प्रोसेस आप करोगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशंस में आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में कुछ नहीं करना है, बस हमने क्या-क्या डिस्कस किया मैं आपको ये बता दूँगी। तो हमने क्विक रिवीजन में प्रिंसिपल डिस्कस किया, उसका डेफिनिशन डिस्कस किया, ठीक है? इसके बाद में हमने ईटीबीआर के बारे में डिस्कस किया कि ईटीबीआर क्या है, कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली में आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे कर रहे हो, तो उसका स्टेप बाय स्टेप कि ये स्टेप किया, फिर ये किया, फिर वो किया, ऐसे करके मैंने पूरी चीज़ें समझा दी। उसके बाद उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं हमने ये समझ लिया। तो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमने पूरा एंड टू स्टार्ट टू एंड हमने उसको पूरा समझ लिया, राइट? तो ये चीज़ें आप अपने फ्रेंड से नोट भी कर सकते हो, आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। वीडियो समझ लो, देख लो कैसे करना है। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जो कि मेरे काम की, आई होप आपको थोड़ा-सा चीज़ें कन्वे करने के लिए ईज़ी रहेगा। वो ये है कि मेरे सैंपल्स थे, तो जो मैं वेल बोल रही थी ना, ये वही वेल्स हैं। यहाँ पे मैंने सैंपल लोड किया है, फिर हमारे सैंपल रन होके उन्होंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज कर ली। तो ऐसे वेल दिखता है, ये जेलिक एसिड है, ये एग्रोस जेल है। जब आप रिज़ल्ट एनालाइज़ करते हो, तो ऐसे रिज़ल्ट्स आते हैं जेल डॉक सिस्टम में। सो दिस इज़ द होल वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द कंटेंट एंड आई थिंक आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, यू कैन suggest me in the comment section and don't forget to subscribe, like and comment whatever you want and keep watching the channel, keep helping the channel to grow and to make to just just motivate me to make better and better content. Thank you so much for watching.
बाय बाय, टेक केयर।